हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। दोस्तों, टारगेट सीरीज हमारी चल रही है जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों की। हमने रिसेंटली अपना डे 5 में सैलरी के कंटेंट को वाइंड अप करा। उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से आपने टॉपिक कवर करे और उसमें कोई भी क्वेरी, कोई डाउट आपका आया है तो आपने उसको कवर करा है। ये तमाम टॉपिक, सारे के सारे 5 हेड्स के टॉपिक मेरे वन शॉट क्रिएटेड थे, जिसको मैंने टारगेट सीरीज का पार्ट बनाया है। आज हम हाउस प्रॉपर्टी वाला टॉपिक करेंगे और वन गो में कवर हो जाएगा, क्योंकि सैलरी की तरह इतना लंबा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक नहीं है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। डे 6 हमारा इनकम टैक्स का, एंड वी आर गोइंग टू कवर आर हाउस प्रॉपर्टी। तो चलिए दोस्तों, हाउस प्रॉपर्टी का जो कंटेंट है वो अपना शुरू करते हैं। और एक बारी फटाफट से पहले तो जो हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शंस हैं, 4-5 सेक्शन है हमारे इसमें मेन, और उनमें क्या क्या कंटेंट हमें पढ़ना है एक बार मैं उसका ओवरव्यू आपको दे देता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे सेक्शन है हाउस प्रॉपर्टी के, वो 22 से लेकर 27 तक है। 5-6 सेक्शन है जो यूजुअली हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो 22, 23, 24, 25, 26, 27। ओके, जो सेक्शन 22 है वो तो हमारा चार्जिंग सेक्शन है, बेसिकली जो बताता है कि हाउस प्रॉपर्टी का जो दायरा है उस पर गवर्नमेंट कब टैक्स लगाएगी या किस इनकम को हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानेंगे। तो इट्स जस्ट अ सिंपल चार्जिंग सेक्शन जो गवर्नमेंट को, लॉ को राइट देता है हाउस प्रॉपर्टी की टैक्सेबल इनकम को डिटरमाइन करने का। ओके, उसके बाद सेक्शन 23 में जीएवी के बारे में बात करी गई है, और सेक्शन 24 में जो डिडक्शंस हम अपनी इनकम में, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में, रेंटल इनकम में क्लेम कर सकते हैं उसके बारे में बात करी गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हाउस प्रॉपर्टी के ये जो सारे के सारे सेक्शंस हैं, उसमें से 23 और 24 जो हैं यही मेन है। मोस्टली जो कैलकुलेशन है, जो रूल्स है, वो 23 और 24 में ही है, बाकी सब तो छोटे छोटे हैं। ओके, जब मैं 25 की बात करता हूं तो रेंट, आपका अनरियलाइज रेंट था, पुराना रेंट था, वो रिकवर हो गया, या रेंट विद रिस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़कर आपको मिला, एरियर ऑफ रेंट की तरह आपको मिला। ओके, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? बिल्कुल सिंपल है वो भी। 26 में ओनरशिप की बात कर लेते हैं कि मान लो एक प्रॉपर्टी के 2 ओनर हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। और 27 बेसिकली है डीम्ड ओनरशिप में, ये माना जाएगा कि यही ओनर है। इसमें बेसिकली हम अभी रीड तो करेंगे इसके साथ साथ, लेकिन जो एक और चैप्टर हमारा होगा, क्लबिंग वाला चैप्टर होगा, तो वहां पर भी इसके बहुत सारे कंसेप्ट हमें क्लियर होंगे। ओके, तो जो सेक्शन 27 है, छोटा सा ही है वैसे, बट इसके कई सारे तार जो हैं वो क्लबिंग वाले चैप्टर से जुड़ेंगे, तो वहां पर भी इसकी में काफी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ओके, तो 22 से लेके 27, जिसमें से 2 मेन हमें पढ़ने हैं, 23 और 24। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। एनालिसिस ऑफ सेक्शन 23। कब हाउस प्रॉपर्टी की, कब एक इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी, कब एक इनकम रेंटल इनकम के नाम से मानी जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि 3 बेसिक से रूल है कि यहां पर जो प्रॉपर्टी है, जो हाउस प्रॉपर्टी है जिससे हम इनकम अर्न कर रहे हैं, वो लैंड और बिल्डिंग दोनों होनी चाहिए। ओके, लैंड और बिल्डिंग दोनों होने चाहिए। अगर खाली वैकेंट लैंड होगा तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। तो जमीन का और बिल्डिंग का होना दोनों का बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जो फ्लैट होता है ना, जो फ्लैट मल्टी राइज बिल्डिंग होती है, उसमें फ्लैट होता है, वो भी लैंड प्लस बिल्डिंग ही काउंट होता है। ओके, तो उसमें ये मत समझिएगा कि वो खाली बिल्डिंग है। ओके, नाउ साथ ही बोला गया कि यहां पर जो हाउस प्रॉपर्टी है वो लेटिंग वाली हो, मतलब जो बेसिकली ओनर है उसने किराए पर दी हो। ओके, जिसको किराए पर दी है उसने आगे किसी और को किराए पे दे दी, तो उसको सबलेटिंग बोला जाता है। तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। ओके, तो लैंड एंड बिल्डिंग का होना जरूरी है, और पहला फर्स्ट लेट आउट होना वो जरूरी है। साथ ही बोलते हैं असेसी का ओनर होना बहुत जरूरी है। क्लियर, जो प्रॉपर्टी है, जो असेसी है, वो उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर होना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, सबलेटिंग वाला पॉइंट ही आता है। ओके, मान लीजिए मैंने किसी से घर किराए पर लिया, मैंने घर किराए पर लिया, मैं उसको 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, जो भी है वट एवर, उसको किराए पर देता हूं, उसको किराए के रूप में देता हूं। तो जो किराया उसको मिल रहा है वो उसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। वो ओनर था, लैंडेड बिल्डिंग उसकी थी, उसको अमाउंट मिला, तो जो रेंट उसको गया वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी। अब मैंने क्या करा, मैंने उस प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस वगैरह लाके, कुछ एडिशन करके फर्दर आगे किराए पर दे दी। ठीक है, डबल डबल प्रोसेस यहां पे हो गया। तो मैं जो अमाउंट रिसीव करूंगा एज अ रेंट, वो लेटिंग की इनकम नहीं है, वो सब लेटिंग की इनकम मानी जाएगी।
दूसरा, मैं ओनर भी नहीं हूं, मैं तो खुद टेनेंट था, मैंने तो आगे उसको प्रोसेस्ड किया, तो मेरी जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी, वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में नहीं आएगी। क्लियर, समझ आ गया? और ओनर किसी भी रूप में हो सकता है, वो आपका फ्री होल्ड हो, लीज होल्ड हो, रजिस्ट्रेशन अगर ना भी हुआ हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जो जीपीए वाली होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी वाली होती है, ठीक है, वो भी ओनरशिप के कंट्रोल के अंदर आती हैं, राइट। और सीधे एक पॉइंट और इसमें आता है कि अगर टाइटलशिप का डिस्प्यूट चल रहा है कि भाई एक प्रॉपर्टी थी, फादर के नाम थी, फादर नहीं रहे, तो दो बच्चों में, दो भाइयों में लड़ाई होगी कि मैं इसका ओनर हूं, वो कह रहा है मैं इसका ओनर हूं, डिस्प्यूट चल रहा है अभी, तो डिस्प्यूट वाले केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये कहना है कि ओनरशिप तो अभी किसी को नहीं मिली है, लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी से कोई इनकम जनरेट हो रही है फिर भी, तो जो रेंट रिसीव कर रहा है उसको टैक्स देना पड़ेगा, उसको एक डीम्ड ओनर आप कह लीजिए, या ओनरशिप का राइट जो है उसका माना जाएगा। ओके, एंड द लास्ट इज, जो प्रॉपर्टी है अपनी, जो ओनर की प्रॉपर्टी है, वो उसे अपने प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर अपने प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल करेगा तो उसकी ट्रीटमेंट पीजीबीपी के लॉस के हिसाब से होगी, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के हिसाब से नहीं होगी। मेरी प्रॉपर्टी मैंने किसी को किराए पर दी, ओके, वो उसमें अपना बिजनेस कर सकता है, वो उसमें अपनी शॉप खोल सकता है, काम कर सकता है, वो पीजीबीपी, वो अपना बिजनेस करे। लेकिन मैं अपना बिजनेस करूं और ये दिखाऊं कि मैंने अपने आप को खुद कोई बिल्डिंग रेंट पे दे रखी है, तो वो चीज इसमें एप्लीकेबल बेसिकली नहीं होती है। ओके, सो ये एक ओवरव्यू, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी को लेकर, कि लैंड एंड बिल्डिंग का होना बहुत जरूरी है, प्लस अगर हम बात करें ओनर का होना बहुत जरूरी है, और प्लस पीजीबीपी को गोला बनाकर मैंने क्रॉस कर लिया, अपना बिजनेस उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये रूल बेसिकली कहता है सेक्शन 22 का, चार्जिंग सेक्शन का। अगर ये तीनों कंडीशन प्रूफ हो जाती हैं तो होने वाली रेंटल इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगी। गॉट द पॉइंट? ओके, तो सही तरीके से मैं उम्मीद करता हूं रिवीजन हमारी अच्छे तरीके से हो रही है। अब जरा एक बार स्टेप्स देख लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी की। जो बेसिकली आपकी कैलकुलेशन है वो किस तरीके से होगी। जैसे जानते हैं ना, सैलरी के बारे में हम जानते हैं, सैलरी में फॉर्मेट बनाया, सारे प्रोविजन हम एक साथ लिखते हैं, और टैक्सेबिलिटी की पूरी इनकम वगैरह, अलाउंसेस पर, रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह सब कैलकुलेट होता है। तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट जो है वो हमें हाउस प्रॉपर्टी में फॉलो करना होता है। सिंपल सा फॉर्मेट है, आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पे सर हम 5 चीजें, बेसिकली 5 मेन चीजें आती हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एक तरह से ये रेंट है, ठीक है, एक तरह से क्या है, ये रेंट है। हालांकि इसकी कंप्यूटेशन का एक स्टेप है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक मकान मालिक को जो रेंट रिसीव हुआ वो रेंट यहां पर लिख दिया गया। अब ये ग्रॉस है तो इसको थोड़ा प्योर बनाना है, इसमें कुछ चीजें एडलेस करनी है। वो क्या? बड़ी सिंपल, रेंट में से, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आप माइनस कर दीजिए म्युनिसिपल टैक्सेस। ओके, हर एरिया की अपनी म्युनिसिपल अथॉरिटी होती है। साल भर में वाटर चार्जेस और सेवरेज सर्विसेज के नाम पर म्युनिसिपल अथॉरिटी को, वहां की म्युनिसिपैलिटी को कुछ अमाउंट टैक्स के रूप में देना पड़ता है। काइंड ऑफ जो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह होता है, अलग अलग नामों से अलग अलग स्टेट में नामा जाता है, आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा, तो वो आपको यहाँ पे माइनस कर देना। लेकिन इसमें एक चीज आप मेन याद रखेंगे, वो ये कि ये ओनर ने पे करे हो। क्वेश्चन में दिया होगा कि जो म्युनिसिपल टैक्सेस है वो ओनर पे कर रहा है या टेनेंट पे कर रहा है। तो अगर टेनेंट पे करेगा तो फिर डिडक्शन अलाउड नहीं होती। डिडक्शन से मतलब यहाँ पे माइनस करना अलाउड नहीं होता, ओनर की तरफ से पे होना जरूरी है। और फाइनली नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी जब हम माइनस करेंगे। एनएवी आने के बाद, एनएवी आने के बाद गवर्नमेंट कहती है जी इस पे टैक्स दे दो। नहीं जी, अभी थोड़ा सा प्रोविजन बाकी है। वो प्रोविजन क्या है कि 2 तरह की डिडक्शन है। खर्चे पानी, उस बिल्डिंग को मेंटेन करने में, व्हाइट वॉश हुई, अपना टाइलें टूट गई, नलके टूट गए, ठीक करवाए, है ना, तरीके अलग अलग तरीके आ गए। तो कंडीशन यहाँ पे क्या निकल कर आएगी कि कुछ खर्चे हमें माइनस करने के लिए अलाउ करा जाए। तो उसमें से तो एक है, जो पहला है वो है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओके, और ये बड़ा सिंपल सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है कि जो भी एनएवी आई होगी उसका 30% माइनस हो जाएगा। मान लीजिए एनएवी आई 8,000 रुपए, मैं एज्यूम कर रहा हूं 8,000 रुपए, तो 8,000 का 30% यानी कि 2,400 रुपए सीधा सीधा माइनस करने का राइट हमें मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डिडक्शन है वो है हमारी यहां पर, हालांकि 2 ही है, बट जो मेन कंप्यूटेशन आएगी दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। उस हाउस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, खरीदने के लिए, उसके रिपेयर रिन्यूअल के लिए आपने पैसा खर्च करा था और वो पैसा आप लोन पर लेकर आए थे। उस लोन पर आप इंटरेस्ट चुका रहे हो, ऑब्वियसली बात है, लोन है तो इंटरेस्ट भी होगा। उस इंटरेस्ट
राइट, उस इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं उसकी डिडक्शन यहां पर अलाउड होती है। और इसमें मैं आपको बता दूं, ये भी बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन में सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन होगी। सिर्फ एक जो कंस्ट्रक्शन वाला जो केस होता है ना, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होती है। और कुल मिलाकर अगर हाउस प्रॉपर्टी का दोस्तों मैं फॉर्मेट देखूं ना, एक पहली चीज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसकी कैलकुलेशन है। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में भी खाली कंस्ट्रक्शन वाला जो एक क्वेश्चन आता है तो उसकी कंप्यूटेशन है। अदरवाइज बाकी सारा का सारा क्वेश्चन में गिवन ही होता है या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में कैलकुलेट हो जाता है। ओके जी, डन। तो ये हाउस प्रॉपर्टी का ओवरलुक हमने देखा, 22 सेक्शन 22 की बात करी। अब आ जाते हैं 23 पर जी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल के बताइए। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी? बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, इसका एक फॉर्मेट है कि एक घर है, वो रेंट पर है, उस उस रेंटल इनकम जो हमने कैलकुलेट करी है वो बेसिकली इनकम मानी जाएगी हाउस प्रॉपर्टी की। लेकिन जो घर रेंट पर है या जो हाउस प्रॉपर्टी है उसके कई कई अलग अलग रूप हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से वो रेंट पर चढ़ाई जा सकती है। वो क्या है, पहले मैं आपको उसके बारे में बता दूं। वो क्या है, उसके 5-6 केस बेसिकली हम अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। मैंने मेन क्लासेस में अपनी 4 क्लासेस में उसको डिवाइड करा है, अदरवाइज उसको 4-5 पार्ट में भी आप कर सकते हो। वो क्या है, सबसे पहला ये वाला हाउस प्रॉपर्टी जो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आप खुद उसमें रहते हो, इसको भी अवॉइड करो। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में एनएवी को, नेट एनुअल वैल्यू को सीधा निल लिखा जाता है। लेकिन मैं पहले आपको बाकी केस समझा दूं, फिर हम वापस इस पर आएंगे। अगर प्रॉपर्टी पूरे साल भर किराए पर है तो जीएवी ईआर और एआर का हायर होती है। सर ये क्या है, अभी डिस्कस करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी पूरे साल भर किराए पर ना रहे, कुछ समय के लिए वैकेंट रहे, किराएदार नहीं मिला है ना, तो इसकी भी ट्रीटमेंट करनी पड़ सकती है हमें। इसके अलावा 2 केस और बनते हैं बढ़िया से, अच्छे से। वो क्या, कि प्रॉपर्टी जो है आपका कुछ पार्ट के लिए लेट आउट थी और कुछ पार्ट के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड थी। देखो दोनों केस बन सकते हैं। 12 महीने का पीरियड, ओके, 12 महीने से 8 महीने किराए पर रहा और 4 महीने खाली रहा, वैकेंट रहा, ताला लगा रहा, तो इसको क्या बोला जाएगा, पार्टली लेट आउट, पार्टली वैकेंट। लेकिन यह भी हो सकता है कि 8 महीने किराए पर, राइट, और 4 महीने के लिए मालिक जो ओनर है वो खुद रह रहा है, तो इट इज पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो दोनों केस अलग अलग होंगे। एंड फाइनली ये वाला जो 5th पॉइंट है वो एरिया वाइज बन जाता है। एरिया वाइज से मतलब है कि घर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी है, 3 माले की है, ओके, उसमें से एक फ्लोर पर मालिक खुद रहता है, तो वो क्या हो गया, सेल्फ ऑक्यूपाइड, ओके। और ऊपर के तो जो 2 फ्लोर है वो किराए पर चढ़ाए हुए हैं, तो ये भी क्या है, पार्टली लेट आउट है और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बट ये एरिया वाइज है, ठीक है, ये एरिया वाइज है। इन सब की ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होगी। कैसे, आइए देखते हैं। पहले सबसे बेसिक तरीका कि अगर प्रॉपर्टी पूरे साल भर किराए पर चढ़ा दी जाए, ठीक है, लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, ये वाला केस समझ आ गया, बाकियों में आपको आसानी रहेगी। वो क्या, तो उसमें हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ध्यान देंगे जरा। सबसे पहले हमें निकालना होगा प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट सर कैसे निकलेगा, क्या हमने बैठे बैठे सोचा एक्सपेक्टेड रेंट, अरे प्रॉपर्टी इतना कमा लेती, नहीं। जो उस एरिया की म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं, जो हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है हमारा, जो हमारे कंट्री का रेंट कंट्रोल एक्ट है, वो एक एस्टिमेशन लगाता है कि इस प्रॉपर्टी से लगभग इतना रेंट निकल कर आ जाना चाहिए, चाहिए आ गया तो मतलब ये एक्सपेक्टेड रेंट हो गया, ओके। और फिर उसके साथ हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट को कि वाकई में इस प्रॉपर्टी ने कितना कमाया। तो कैसे उनसे ऐसे इन दोनों से जीएवी निकलेगी, कैसे निकलेगी, देखो आओ, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है। वो क्या, सबसे पहले हम लेंगे यहां पे म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू, इसको शॉर्ट में एमवी लिखा करेंगे, आगे क्वेश्चन से हम समझेंगे। और दूसरी तरफ लेंगे फेयर रेंट। फेयर रेंट दोस्तों, जो हमारा म्युनिसिपल वैल्यू है ये उस एरिया की म्युनिसिपल अथॉरिटी डिसाइड करती है, और जो फेयर रेंट है वो बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो डिसाइड करता है। इन दोनों में से जो हायर वैल्यू है, इन दोनों में से जो हायर वैल्यू, मान लीजिए ये 1,20,000 है, ये 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख आगे चला जाएगा। तो इसमें से जो हायर वैल्यू है उसको आगे फॉरवर्ड करा जाएगा। इस वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे फिर स्टैंडर्ड रेंट के साथ। किसके साथ दोस्तों, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। स्टैंडर्ड रेंट बेसिकली जो रेंट कंट्रोल एक्ट है वो डिटरमाइन करता है, ओके।
इन दोनों में से जो लोअर वैल्यू होगी, जो लोअर वैल्यू होगी वो आगे जाएगी, और इसी को बोला जाता है एक्सपेक्टेड रेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसमें से ये हायर क्यू लोअर क्यू, इसको लेकर बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है, हमने मेन क्लासेस में अपने डिस्कस करा है, तो अभी देखो यहां पर पॉसिबल नहीं उन सबको डिस्कस करना, काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन हाँ, कंटेंट यही है, पहले हम हायर देखेंगे फिर लोअर देखेंगे, और फाइनली इन द लास्ट स्टेप जो एक्सपेक्टेड रेंट होगा उसे कंपेयर करा जाएगा एक्चुअल रेंट के साथ। किसके साथ? एक्चुअल रेंट के साथ। और इन दोनों में से दोस्तों, इन दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी, जो हायर वैल्यू होगी, दैट विल बी द जीएवी। वो क्या हो जाएगी? हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। तो सिंपल सा फॉर्मेट, बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट, एमवी म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट, हायर वैल्यू कंपेयर करा स्टैंडर्ड रेंट के साथ, लोअर वैल्यू वो एक्सपेक्टेड रेंट होता है, एक्सपेक्टेड एक्चुअल में से हायर वैल्यू इज द जीएवी। याद रखने के लिए हायर लोअर हायर, ये प्रोसेस, ये फ्लो चार्ट आप याद कर सकते हैं। ये जो कंप्यूटेशन मैंने आपको बताई है, ये बिल्कुल सीधी सीधी एप्लीकेबल हो जाती है इस वाले केस के लिए। अरे अरे अरे, एप्लीकेबल हो जाती है इस वाले केस के लिए कि लेट आउट होल ईयर आपने प्रॉपर्टी को चढ़ाया, तो जो आपकी ईआर है और जो एआर है, एक्चुअल रेंट है, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल भी उसको लिख देते हैं क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ओके डन। हाँ, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और याद रखिएगा, जब मैं एक्चुअल रेंट की बात कर रहा हूं, जब मैं एक्चुअल रेंट की बात कर रहा हूं या एक्चुअल रेंट रिसीव्ड लिख रहा हूं, उसमें से अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस कर दिया जाता है। भाई प्रॉपर्टी 12 महीने किराए पर थी, 12 महीने किराएदार रहा, 10 महीने का किराया दे गया, 2 महीने का नहीं दिया, तो अनरियलाइज्ड रेंट, तो उसको एक्चुअल रेंट का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। गॉट द पॉइंट? क्लियर? यहां पे समझ आ गया? ओके, तो ये दोस्तों ये वाला केस क्लियर हुआ। अब मैं आपको वैकेंसी वाला केस बता दूं। वैकेंसी वाला केस समझ आ गया, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं, हाउस प्रॉपर्टी के जीएवी में कुछ बचता ही नहीं। इसमें जो थोड़ा सा आई एम 100% श्योर कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी सिंपल सा कंपेयर करने में, लेकिन जो थोड़ी सी कंप्यूटेशन आपको समझनी है वो वैकेंसी वाले केस की समझनी है, इसके अलावा नहीं समझनी। तो मैं आपको केस 2 जो है बेसिकली, जब प्रॉपर्टी मान लीजिए 12 महीने का समय है, उसमें से 10 महीने किराए पर रही और फॉर एग्जांपल 2 महीने के लिए वैकेंट रहती है, वैकेंट का मतलब ताला लगा हुआ है, उसमें फिर जीएवी कैसे कैलकुलेट होगा देखिए, समझिए। ओके, मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। एग्जांपल में ये मान लीजिए कि जो रेंट है, रेंट नहीं, मैं केस बता देता हूं पहले, कि जो लेट आउट पीरियड है LO, ओके, लेट आउट पीरियड वो रहा 10 महीने का, 10 मंथ्स का, ओके, और जो वैकेंसी है, जो वैकेंट रहा वो मान लीजिए रहा 2 महीने का, ठीक है। तो दिस केस इज नोन एज व्हाट? पार्टली लेट आउट पार्टली वैकेंट। बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पर सबसे पहला केस, तीन अलग अलग केस बनते हैं इसमें सिंपल से। सबसे पहला केस, अब इस वाली सिचुएशन में आप पहले तो नॉर्मली एक्सपेक्टेड रेंट निकालोगे, एक्सपेक्टेड रेंट निकालोगे, एक्सपेक्टेड रेंट निकलेगा पूरे साल का, उसको यहां पे ये मतलब नहीं है वैकेंट रहा है नहीं रहा, आप म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट करके एक्चुअल एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे पूरे साल का, ठीक है। फिर आप कंपेयर करोगे लेट आउट पीरियड के साथ, 10 महीने के किराए के साथ, जितना किराया मिला एक्चुअल में। अगर तब भी एक्चुअल रेंट ज्यादा आ रहा है, अगर तब भी एक्चुअल रेंट ज्यादा आ रहा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में जीएवी एआर हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में जीएवी एआर हो जाएगा, एक्चुअल रेंट हो जाएगा। सर ये तो बिल्कुल सिंपल था, ये तो ऑलरेडी जो केस 1 है उसी की कॉपी है। मतलब सरकार ने बोला, मतलब सरकार से मेरा मतलब है म्युनिसिपल अथॉरिटी ने बोला कि ये प्रॉपर्टी साल के 2 लाख रुपए कमा लेती पूरे साल भर में, हाँ जी ठीक है, लेकिन मकान मालिक ने किराया अच्छा रखा हुआ था, उसने महीने का किराया 30,000 रुपए रखा हुआ था, तो 10 महीने में ही उसको 3 लाख रुपए मिल गए। तो यहां 2 लाख आ रहा है, यहां 3 लाख आ रहा है, तो 3 लाख को जीएवी मान लिया जाएगा, बिल्कुल सिंपल। ओके, 10 महीने में ही। दूसरा केस बनता है कि एक्सपेक्टेड रेंट आपका ज्यादा हो गया एक्चुअल रेंट से, और दोस्तों तीसरा केस भी यही है कि एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा हो गया एक्चुअल रेंट से। तो सर डिफरेंस क्या निकल के आया? डिफरेंस ये है इस सेकंड और थर्ड केस में, एक्सपेक्टेड रेंट इज
ग्रेटर देन एक्चुअल रेंट, ठीक है, ग्रेटर देन एक्चुअल रेंट। तो इस केस में, अन दोनों केस में आपको यह पता लगाना है कि इफ एक्चुअल रेंट इज लेस देन ER ड्यू टू वैकेंसी, ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी, देन, अरे चल भाई, देन GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज, ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज AR, एक्सपेक्टेड रेंट ही होगा। और दूसरा जो केस अराइज हो सकता है कि इफ AR इज लेस देन ER not due to vacancy, not due to vacancy, there then या therefore GAV is equals to ER, GAV is equals to ER। ये वाला केस दोस्तों आपको 100% क्लियर है। यहां पर जो क्लैरिटी आपको आनी चाहिए वो है बेसिकली कि ये वैकेंसी या फिर नॉट ड्यू टू वैकेंसी, ये वाला केस क्या होता है, दैट इज ER AR, और यहां पर ही हमारे आंसर जो है वो बदल जाएंगे। आओ मैं आपको इसका एग्जांपल दे दूं, उसके बाद ये कंसेप्ट हमारा कवर बिल्कुल बड़ी आसानी से। ध्यान देना, देखो सेम केस लेते हैं, लेट आउट है 10 महीने का, वैकेंसी है 2 महीने की, ओके, और एक्सपेक्टेड रेंट आपने निकाल रखा है, वो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट वगैरह कंपेयर करके आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, 2 लाख रुपए मान लेते हैं, जैसे भी हमने माना था 2 लाख रुपीस, ओके। अब केस यहां पर हुआ, लेट आउट हुआ, रेंट रखा हुआ था, रेंट रखा हुआ था आपका मान लीजिए 25,000 रुपए महीना, 25,000 रुपए नहीं, 25,000 नहीं, इसको मान लेते हैं मैं फिर थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं, 2,10,000 कर देता हूं इसको, थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। मैंने कितना रेंट मान रखा, 20,000 रुपए महीना, 20,000 पर मंथ, ओके दोस्तों, क्लियर, डन। अब एक्चुअल रेंट यहां पर कितना निकल कर आ रहा है सर, 10 महीने के हिसाब से 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, और एक्सपेक्टेड रेंट कितना है सर, 2,10,000 रुपए, ओके। अब पता चल रहा है कि सर AR जो है वो ER से कम है। अब मैं GAV किसको मानूं, मुझे यह पता लगाना है कि ये एक्चुअल रेंट ER से वैकेंसी की वजह से कम रहा क्या। तो दोस्तों उसके लिए क्या करो, ये एज्यूम कर लो कि प्रॉपर्टी 12 महीने किराए पर रहती, तो 12 महीने किराए पर रहती तो किराया भाई को कितना मिल जाता, 20,000 के हिसाब से 2,40,000 रुपए, कितना 2,50,000 रुपीस। तो यहां पर मेरे भाई की गलती नहीं थी, यहां पर तो उसके इरादे नेक थे, वो तो ज्यादा रेंट जो है एक्वायर करना चाहता था, ज्यादा रेंट कवर करना चाहता था, लेकिन घर खाली रहा तो उसको वास्तविकता से कम पैसा मिला। तो गवर्नमेंट कह रही है इस भाई की गलती नहीं है, एक काम करो तू हमें GAV जो है वो AR ही मान ले, हम AR के हिसाब से तेरा टैक्स कैलकुलेट करेंगे। मतलब यहां पे वो चाहता था कि मैं सरकार की उम्मीदों से ज्यादा कमा लूं, रेंट उसका अच्छा खासा था, सरकार की उम्मीदों से ज्यादा कमा लूं, क्लियर, लेकिन यहां पर खाली रहा, नहीं कमा पाया। तो गवर्नमेंट कह रही है ठीक है कोई बात नहीं, आप AR को ही GAV मान लीजिए। इसको ऐसे कंपेयर करने की बजाय एक तरीका और है कि आप एक्सपेक्टेड रेंट के बाद PER, प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लीजिए। उसका तरीका क्या है, 2,10,000 का आप 10/12 कर दोगे, मतलब जितने महीने किराए पर रहा। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये मेरा 1,75,000 आ रहा है, 1,75,000 आ रहा है। तो आप स्टेटमेंट दोस्तों क्या लिखेंगे, हेयर ER सॉरी PER इज लेस देन, PER लेस देन हो गया किससे, ER से, और ऑब्लिक करके वो भी ले सकते हो कि ER इज ग्रेटर देन AR ड्यू टू वैकेंसी, ड्यू टू वैकेंसी, ड्यू टू वैकेंसी, देयरफॉर GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल्स टू हमारा एक्सपेक्टेड रेंट ही रहेगी। क्लियर, ये एक एग्जांपल क्लियर हुआ, इसके अलावा आपको और इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ये कंप्लीट है, इसके अलावा और कोई चीज लागू नहीं होगी। दूसरे वाले केस में अगर मैं देखूं दोस्तों, यहां पर अगर मैं देखता हूं इस वाले केस में, मान लीजिए आप रेंट रखते
16,000 रुपए महीना, 16,000 रुपए महीना। और एक्चुअल रेंट फिर कितना हो जाता 10 महीने के हिसाब से? 1,60,000, 1,60,000। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट है 2,10,000। क्लियर, 2,10,000। और प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट अगर आप निकाल रहे हो साथ साथ, तो वो हो रहा है 1,75,000। यहां पर अगर प्रॉपर्टी आपकी 12 महीने भी किराए पर चढ़ जाती, अगर प्रॉपर्टी 12 महीने भी किराए पर चढ़ जाती, आपका किराया 192 आता। तो यहां पर जब AR ER से कम रह गया है, तो इसमें वैकेंसी रीजन नहीं है, इसमें रीजन है नीयत। आपकी नीयत ही नहीं थी ज्यादा कमाने की। हो सकता है जान पहचान वाला बंदा है, इसलिए आपने कम रेंट पर इसको दे दिया। हो सकता है 16,000 रुपए आप इससे वाइट की पेमेंट लेते हो, 8-9-10,000 रुपए ऊपर से कैश में पकड़ ले रहे हो, खपला करने की कोशिश कर रहे हो। यार एक्सपेक्टेड रेंट जितना गवर्नमेंट कह रही है उसका प्रोपोर्शनेट तो कमाओ, कम से कम उसके बराबर तो कमाओ। तो यहां पर इस वाले केस में एक्चुअल रेंट इज लेस देन ER, नॉट ड्यू टू वैकेंसी, नॉट ड्यू टू वैकेंसी। यहां पे नियत खराब थी, ये एग्जाम में मत लिख देना कि नियत खराब है, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, बट ये लिखना है सीधा सीधा, नॉट ड्यू टू वैकेंसी। देयरफॉर GAV इज डायरेक्टली, जो आप आंसर देंगे आपका वो एक्सपेक्टेड रेंट का होगा, 2,10,000 रुपए का होगा। ठीक है, दैट्स इट। सो दोस्तों ये दो केस बनेंगे, दो केसेस हमने कंप्लीट करे। एक आपका वैकेंसी वाला कंप्लीट कर लिया, एक हमने आपका क्या नाम है, लेट आउट थ्रू आउट द ईयर वाला कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा इन दोनों में और कुछ सिचुएशन और कोई सर्कमस्टांसेस नहीं बनते हैं। क्लियर, समझ आ गया? आगे केस पे आते हैं दोस्तों। ये दोनों केस हमने कंप्लीट करे, ये मैंने आपको पूरा बता दिया, ड्यू टू वैकेंसी, ड्यू टू अदर रीजन, क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद यहां पर दोस्तों जैसे ये वाला केस आ जाता है, अब इसको समझते हैं। ये दो केस हो गए, लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, लेट आउट फॉर द पार्ट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द पार्ट। ये क्या हो गया, पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। रूल्स यहां पर लिखे हुए, मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं रूल्स। जब मैं आपको बता रहा हूं ये वाला केस, जो मैं थर्ड केस आपको समझा रहा हूं कि द प्रॉपर्टी इज पार्टली लेट आउट, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, मैं केस स्टडी आपको नोट डाउन भी करवा रहा हूं। ठीक है, पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, और ये कौन सा है, टाइम वाइज या पीरियड वाइज। ओके, 10 महीने 12 महीने का समय, 12 में से 10 महीने किराए पर रहा, 2 महीने खाली रहा। तो मैं लिख देता हूं इसको कि लेट आउट पीरियड जो है फॉर एग्जांपल वो 10 मंथ्स का है, और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड है वो 2 मंथ्स का है। बहुत ही सिंपल, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। इसमें दोस्तों जब आप क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रेंट निकालोगे, क्या निकालोगे, सॉरी एक्सपेक्टेड रेंट नहीं, एक्चुअल रेंट निकालोगे, तो वो तो 10 महीने का ही कैलकुलेट करोगे, 10 महीने का ही कैलकुलेट करोगे। ओके, और जब एक्सपेक्टेड रेंट आप कैलकुलेट करोगे तो वो पूरे 12 महीने का होगा, दैट विल बी फॉर द कंप्लीट 12 मंथ्स, राइट। अगर लेट आउट पीरियड 1 महीने का भी होता ना, 1 महीने का, तो भी 1 महीना यहां था और एक्चुअल रेंट आपका पूरे 12 महीने का काउंट होगा। और इन दोनों में से दोस्तों जो हायर है वो GAV बन जाती है। सर बड़ा अजीब सा केस है, मान लो किराया एक दिन पर 1 महीने के लिए रहा, अरे 1 महीना छोड़ो, 1 दिन के लिए भी अगर लेट आउट होगा तो भी यहां पर 1 दिन का किराया आएगा और एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का आएगा, और उसमें से हायर वैल्यू को GAV माना जाएगा। तो सर ये तो बड़ी खतरनाक चीज है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लूप होल होता है टैक्स को बचाने का, वो अभी डिस्कस नहीं कर सकते, वो बड़ा एक अलग प्रोसेस हो जाता है। लूप होल निकालने का तरीका हो जाता है अपनी इंटरेस्ट के डिडक्शन क्लेम करने का। बहरहाल ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए, और मैं अभी लिखवा देता हूं। फर्दर जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बड़े, तो आपको म्युनिसिपल टैक्सेस जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो भी पूरे 12 मंथ्स का यानी कि फुल ईयर का। ठीक है, हम कैलकुलेट करते हैं, उनमें कोई भी कोताही नहीं होती, उनका कोई लेना देना नहीं होता कि वास्तविकता में एक्चुअल में कितना पीरियड रहा एक्चुअल रेंट का। ओके, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस हुए। उसके बाद दोस्तों ये वाला केस कंप्लीट हो गया हमारा, थर्ड वाला भी। अब मैं एरिया वाइज पर आपको आ जाता हूं कि अगर प्रॉपर्टी एरिया के हिसाब से डिवाइड हो, तो मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये 3 फ्लोर है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, मतलब ग्राउंड फर्स्ट सेकंड हो गए वैसे तो, बट फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख दिया मैंने। ये वाला जो प्रॉपर्टी है, ये वाला मतलब पार्ट जो है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और ये आपके लेट आउट है। और इसमें दोस्तों फिर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक 2/3 पोर्शन और एक 1/3 पोर्शन। ओके, इस तरह से अलाउड हो गया।
तो हम जैसे फॉर्मेट बनाते हैं ना कि जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स और फिर आ जाता है आपका एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। तो दोस्तों जो लेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन होगा ना, ये वाला 1/3 वाला, इसमें तो आपको कुछ कंप्यूटेशन करनी नहीं है, सीधा यहाँ पे निल लिख देना है। जीएवी आपका, एनएवी आपका डायरेक्टली निल हो जाता है जब भी सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस अराइज होगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपको सीधा एनएवी निल लिखना है। रही बात इन दोनों पोर्शन की या 2/3 पोर्शन की, आप कंप्यूटेशन जीएवी की सिमिलर मैनर में करेंगे जैसे आपने फर्स्ट केस में करी थी, जैसे आपने फर्स्ट केस में करी थी। एक्चुअल रेंट ये क्वेश्चन में गिवन होगा, एक्सपेक्टेड रेंट आप लेट आउट पोर्शन जो है सिर्फ उसका लेंगे। मान लो पूरी प्रॉपर्टी की म्युनिसिपल वैल्यू 3 लाख रुपए है, तो आपको म्युनिसिपल वैल्यू 2 लाख लेके कंप्यूटेशन करनी है, सारा का सारा थोड़ी ना लोगे। सेम ऐसे ही जो म्युनिसिपल टैक्स है और जो हमारा इंटरेस्ट है वो हम सिर्फ आपका लेट आउट पोर्शन का लिया करेंगे, पूरी प्रॉपर्टी का नहीं लेंगे। ओके दोस्तों, तो ये केसेस, चारों पांचों केसेस हमने समझ लिए और इसी के बिहाफ पर हमारी जो कंप्यूटेशन है वो कैलकुलेट होती है। सिंगल हाउस जैसे अभी आपने देखा, पार्टली आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्टली लेट आउट, इसमें जब आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि ये लिखा हुआ है कुछ इंटरेस्ट की डिडक्शन है, 30,000 2 लाख की लिमिटाइज होंगी। ये मैं भी आपको बताऊंगा जब हम इंटरेस्ट की डिडक्शन पर पहुंचेंगे। ओके, आओ इनके एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है दोस्तों वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको बताया हुआ है, जयश्री ने के 5 घर हैं, ठीक है, सारे के सारे लेट आउट हैं, आपको जीएवी कैलकुलेट करनी है। सर आइए कर देते हैं, ठीक है, मैं 2 कराता हूं, बाकी आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, मैं रैंडम उठा रहा हूं, मैं एक हाउस 1 आपको कराऊंगा और हाउस 4 कराऊंगा, बाकी दोनों तीनों आप होमवर्क में करेंगे। हाउस 1 की देखते हैं। सर पहले हमें कंपेयर करना है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को। हाँ जी सर, इन दोनों में से कौन हायर है? सर इसमें 90,000 जो है ये हायर है। ओके, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ, तो ऑब्वियसली यही मेरा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। यही क्या हो गया? एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। अब मुझे इसको कंपेयर करना है किसके साथ? एक्चुअल रेंट के साथ, और इन दोनों में से हायर वैल्यू आगे जाएगी। सर ये 90 है, ये 72 है, तो ऑब्वियसली जो 90,000 है वही मेरा जीएवी कैलकुलेट हो जाएगा। दैट विल बी आर जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओके, चलो मैं हाउस 3 भी करा देता हूं, हाउस 3 और 4 कर देता हूं, फिर आप 2 होमवर्क में कर लीजिएगा बस। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें सर, हाउस 3 में म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों सेम है, तो दोनों में से आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो। मैंने 65 जैसे एज्यूम कर लिया। फिर मुझे इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ, कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा। सर ज्यादा हो रहा है, पहले आप हायर वैल्यू या सेम वैल्यू लेते हो, सेकंड स्टेप में लोअर वैल्यू आगे जाती है, तो फिर तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड आर एक्सपेक्टेड रेंट इज 58,000 जो स्टैंडर्ड रेंट है। फिर इसको कंपेयर करा जाएगा एक्चुअल रेंट के साथ, इन दोनों में से हायर वैल्यू आगे जाएगी। सर हायर एक्चुअल रेंट आ रहा है, तो ये हमारा जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। दैट्स इट, वो सिंपल सा चार्ट हमें बनाना है और कुछ नहीं। हाउस 4 भी कर लेते हैं, ठीक है, 4 नहीं, मैं 5th ही करा देता हूं, फिर आपको फिर उसमें भी फिर एक नॉट अवेलेबल आ रहा है, 5th करा देता हूं मैं आपको। ठीक है, 5th में सर म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट। ओके, इन दोनों में से कौन हायर? सर 80,000 इज हायर, 80,000 इज हायर। लेट्स कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड रेंट, दैट इज 78,000। सर ज्यादा नहीं होना चाहिए, लोअर वैल्यू आगे जाती है, तो ये गलत हो, ये गलत मतलब कैंसिल हो गया, और ये हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हुआ, ईआर हुआ। इसको आपने कंपेयर करा एक्चुअल रेंट के साथ, दैट इज 72,000। अरे सर इसमें फिर दोबारा हायर वैल्यू आगे जानी है, तो यही हमारा जीएवी हो जाएगा, यही हमारा जीएवी हो जाएगा। ओके, गॉट द पॉइंट। ये फर्स्ट वाला केस हमने जो कंप्लीट केस देखा। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2। अमर हैज अ हाउस प्रॉपर्टी whose municipal value is rupees 1,30,000 per annum, fair rent 110, standard rent इतना, the property let out इतना। ओके, और इसमें अनरियलाइज रेंट है आपका, इसमें अनरियलाइज रेंट बेसिकली आपको दे रखा है, तो दैट इज द पर्पस। ओके, तो दोस्तों अगर आप ध्यान दें, म्युनिसिपल वैल्यू 130 है, फेयर रेंट 110 है, तो सर ज्यादा तो यही हो गया म्युनिसिपल वैल्यू। मैंने स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर कर लिया, वो 120 है, तो अब लोअर आगे जाता है, तो एक्सपेक्टेड रेंट सर मैंने निकाल लिया एंड दैट इज 1,20,000। वो कितना है? 1,20,000 है। मैं एक्चुअल रेंट निकाल लेता हूं, एक्चुअल रेंट 11,000 रुपए पर मंथ था, तो 11,000 इंटू 12 आपका 1,32,000 आ जाता है, 1,32,000। लेकिन 11,000 रुपए का रेंट रिसीव नहीं हुआ, तो वो 11,000 माइनस कर दो, तो 121 आ गया एंड दैट्स वेरी क्लियर। हमने बोला कि एक्चुअल रेंट में अनरियलाइज्ड रेंट नहीं लिया जाएगा,
एंड द अमाउंट इज जीएवी, इन दोनों में से सर हायर वैल्यू, तो वो 121 की आ जाती है। गॉट द पॉइंट? डन, ये भी क्लियर हुआ हमारा। आओ दोस्तों आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड आउट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी है ये इंफॉर्मेशन दे दी। इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि यहां पर ये वैकेंसी वाला केस आ गया। कौन सा केस आ गया? वैकेंसी वाला केस आ गया। तो 6 घर हैं, प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी। मैं कोई 2 घर करा देता हूं आपको। मैंने एक करा दिया सपोज हाउस 2, और मैं एक कोई और पकड़ लेते हैं, बताइए हाउस 5। ठीक है, 2 क्वेश्चन में कराता हूं। हाउस 2, पहले हाउस 2 की बात करते हैं। ग्रॉस H2, ठीक है। ग्रॉस एनुअल, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये पहली 3 चीजें। मैं इनसे एक्सपेक्टेड रेंट निकाल के ये काम खत्म करता हूं। तो ये 300, ये 600, ये 180, इन दोनों में से ये हायर है, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करा तो लोअर वैल्यू आगे जाती है। तो 180 इज द एक्चुअल रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट। ओके, एक्चुअल रेंट पर एनम, पूरे साल भर का किराया 900 रुपए बनता था, पर एनम लिखा हुआ है। ओके, तो 900 डिवाइडेड बाय 12, तो 75 रुपीज, 75 रुपीज या 1000, अब कुछ भी मान सकते हैं, 75 रुपीज पर मंथ का किराया था। ये प्रॉपर्टी 3 महीने के लिए खाली रही, मतलब 9 महीने, तो इंटू 9, किराया मिला 675। सो सर ये तो बिल्कुल सिंपल सा केस है, एक्चुअल रेंट जो है वो 675 है, सो आर जीएवी विल बी 675। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके, हाउस 5 पर आ जाते हैं। हाउस 5 मैं कोशिश करता हूं बढ़िया हो। हाँ, हाउस 5 अच्छा है, इसको कर लेते हैं। सर इसमें भी स्टैंडर्ड रेंट ही आएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया? 250 आ गया। अब इसमें अगर मैं एक्चुअल रेंट की बात करूं, एक्चुअल रेंट जो 2 महीने किराए के बाद आपको मिला, 216 डिवाइडेड बाय 12 करा, 18 रुपए आ रहा था, 18 रुपए, 18,000 वट, इसको आपने इंटू 10 किया तो 180 आ रहा है, 180 आ रहा है। अब दोस्तों इस वाले पोर्शन में अगर आप PER लिख निकालें, प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट, 250 मल्टीप्लाई बाय 10/12, मतलब 10 महीने का, 250 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ रहा 208 रुपए, पॉइंट वो भी आ रहा आगे, पर मैं 208 लिख रहा हूं। और वैसे भी एक्चुअल रेंट हमें गिवन ही था, 216 रुपए गिवन था। तो साफ साफ पता चल रहा है कि इस केस में जो आपका एक्चुअल रेंट है वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। क्यों? आपका किराया बहुत कम है। नहीं, आपका किराया बहुत कम है, इसीलिए है, सॉरी, वैकेंसी की वजह से नहीं है, किराया बहुत कम है। सो हेयर एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, नॉट ड्यू टू वैकेंसी, नॉट ड्यू टू वैकेंसी। देयरफॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी, जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट रहेगा 250 रुपए, 250 रुपए या 250 लाख, अब कुछ भी मान लो आप इसको, उसके हिसाब से रेंट देना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? क्लियर हो गया। ऐसे ही आगे, तो ये दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा। मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि जो लॉजिक है आपको वो पूरे के पूरे क्लियर हो रहे हैं। कोई क्वेरी, कोई डाउट आपको रेज होता तो डेफिनेटली उसे कमेंट बॉक्स में छोड़िए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। और फाइनली ये छोटी सी बात है, जैसे मैंने आपको दोस्तों बोल दिया कि अनरियलाइज रेंट, ओके, हम नहीं जोड़ेंगे एक्चुअल रेंट में, है ना, उसको माइनस करेंगे। लेकिन ये ऐसे ही नहीं, बेसिकली क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दी, या मैं रियल केस की बात करता हूं कि कोई भी कह दे कि जी अनरियलाइज रेंट नहीं मिला, उसको अलाउड मत करिए, ऐसा नहीं होता। बेसिकली उसका कुछ प्रॉपर रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये नॉलेज के लिए मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि टेनेंसी आपने वाकई में दी थी, जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है उसने खाली कर दिया है घर, वो अभी भी उसमें रह रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने, सीधी सी बात है, जो टेनेंट है वो ऑक्यूपेशन में नहीं है अदर प्रॉपर्टी, यानी आपकी यानी इधर प्रॉपर्टी में, आपने उसकी प्रॉपर कंप्लेंट वगैरह लिखाई है रिकवरी के लिए, तो मतलब एक लीगल प्रोसेस आपने फॉलो करा है, तब अनरियलाइज रेंट आप माइनस कर सकते हैं। और आगे रही बात म्युनिसिपल टैक्स की, तो इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है दोस्तों, कि म्युनिसिपल टैक्सेस की जो डिडक्शन है या माइनस करने का जो राइट है, वो एक तो पेमेंट बेसिस पर मिलता है। वो किस पर? एक तो पेमेंट बेसिस पर मिलता है, और दूसरा अगर ओनर जो है वो पे करे तो ही माइनस कर सकते हो, राइट? पेमेंट बेसिस, और आपका दूसरा क्या? ओनर। अगर ड्यू है जी, इस साल का ड्यू था,
वो पे नहीं करा, डिडक्शन नहीं मिलेगी। पिछले साल ड्यू था, पे नहीं करा, इस साल ड्यू हो गया, इस साल का भी ड्यू हो गया, पिछले दोनों साल का एक साथ पे कर दिया, एक साथ पे कर दिया, तो पूरे की दोनों साल की डिडक्शन मिल जाती है। तो सरकार कह रही है कि बढ़ावा है कि जितना पे करोगे हम उतना आपको माइनस करने का राइट दे देंगे। ओके, तो ये सिंपल से पॉइंट इसके। चलिए फिर डिडक्शन वाला जो पॉइंट है उसको हम आते हैं और समझते हैं। जब डिडक्शन की दोस्तों हम बात करते हैं अंडर सेक्शन 24 में, तो सीधी सीधी दो डिडक्शन है। आपने जीएवी म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद एनएवी का कंटेंट निकाल लिया, कोई ना कोई वैल्यू एनएवी की होती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में एनएवी नील होती है। उसके बाद हमें डिडक्शन देनी है एक रिस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर जो प्रॉपर्टी के सिलसिले में हुए हैं। तो वो दो पार्ट हो गया। पहले वाला जो है वो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन। एनएवी जो भी कुछ आई हो, एनएवी आपकी जो भी कुछ आई हो नेट एनुअल वैल्यू, उसमें से आप 30% माइनस कर देंगे। 30% किसका? एनएवी का ही। एनएवी आई है 1000 रुपए, उसका 30% 300 रुपए माइनस हो जाएगा। एनएवी आई है आपका 50,000 रुपए, उसका 30% 15,000 रुपए माइनस हो जाएगा। बेसिकली प्रॉपर्टी को लेकर कुछ साल में रिस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, व्हाइट वॉश हुआ, टाइल वगैरह टूट गई थी चेंज करवाई, कुछ भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस, उसको लेकर डिडक्शन दी जाती है। तो गवर्नमेंट कहती है हम हर किसी का सिंगल सिंगल बिल एक्चुअल में जो खर्चा हुआ उसके हिसाब से नहीं देंगे डिडक्शन, ओवरऑल 30% लो और मामला यहीं रफा दफा करो। ओके, दैट्स इट। हाँ, ऑब्वियसली अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और सेल्फ ऑक्यूपाइड में एनएवी 0 है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन उसमें पॉसिबल है ही नहीं, उसमें आप नहीं दे सकते। रही बात अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की, आपने उस प्रॉपर्टी जो आप जिसके लिए आप रेंटल इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको बनाने के लिए लोन ले रखा है, उस लोन को आप चुका रहे हैं, तो सीधी सी बात है जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं उसकी डिडक्शन आपको अपनी स्टेटमेंट में, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न में मिलेगी, क्लेम मिलेगा कि आप अपनी इंटरेस्ट को माइनस करके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से इनकम को कम कर सकते हैं, राइट। ये जो इंटरेस्ट है बोरोड कैपिटल, ये किसके लिए मिला हो, इसके लिए दोस्तों सिंपल सा तरीका है याद रखने का, PCR5, कि आपने घर को परचेज करने के लिए लिया, कंस्ट्रक्शन करने के लिए लिया, रिन्यूअल के लिए लिया, रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया, रिपेयर के लिए लिया, रिनोवेशन के लिए लिया, रिपेमेंट ऑफ लोन के लिए लिया। तो ये PCR5 इन 5 पर्पसेस, माफ कीजिएगा 7 हो गए टोटल, इन 7 पर्पसेस के लिए अगर आपने लोन लिया है और उस पर आप इंटरेस्ट चुका रहे हो तो इंटरेस्ट को आप माइनस कर सकते हैं एज अ डिडक्शन। ओके, ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल। क्वेश्चन में आपको अमाउंट हो सकता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का कैलकुलेट करके ऑलरेडी दे दे, तो सीधा माइनस करना है। वो दो प्रॉपर्टी है तो दोनों में डिवाइड हो जाएगा, दो अगर हिस्से हैं तो घर के उसमें डिवाइड हो जाएगा उनके रेशो में। अगर आपको कैलकुलेट करके नहीं दे रखा तो लोन का अमाउंट दे रखा होगा, मान लो 50 लाख का लोन है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था, तो 50 लाख का 8% आप निकालोगे 4 लाख रुपए, उस 4 लाख की डिडक्शन जो है प्रोवाइड करा दोगे। सिंपल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न हो गया। तो सर ये तो बड़ा सिंपल है, बिल्कुल बड़ा सिंपल है। बस एक छोटी सी कैलकुलेशन जो है वो कंस्ट्रक्शन वाले केस में हमें ध्यान रखनी होती है, मैं वो प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने इसलिए लिखा नहीं यहाँ पे, मैं प्रैक्टिकल जो कंटेंट है उसका प्रॉपरली लिखा देता हूं। बाकी हर केस में इंटरेस्ट की डिडक्शन आसानी से मिल जाएगी, कंस्ट्रक्शन में थोड़ी कैलकुलेशन होती है। वो क्या, आइए ध्यान दीजिए। देखिए यहां पे एक तो सबसे पहले हम दो चीजें सीख लें। एक होता है डेट ऑफ लोन, जिस डेट पर आपने लोन लिया, और एक है डेट ऑफ कंप्लीशन। डेट ऑफ कंप्लीशन मतलब प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर। डेट ऑफ लोन मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये था आपका 1 जुलाई 2018। ओके, आपने लोन लिया, अच्छा कितने का लिया, एज्यूम कर लेते हैं 20 लाख का लिया, एट द रेट ऑफ 8% लिया। ओके, ये एज्यूम कर लेते हैं। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। ये खराब लोन लिया आपने, कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करा, और घर की जो कंस्ट्रक्शन है मान लीजिए वो कंप्लीट हो जाती है 1 जून 2021 को। ओके ओके डन, इतना कंप्लीट हो गया। कंस्ट्रक्शन के केस की बात कर रहा हूं। अब आपको अपनी कंप्यूटेशन शुरू करनी है कि आपको मान लीजिए आपका प्रीवियस ईयर है 22-23, अब 22-23 ये प्रीवियस ईयर है, इस साल की आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हो, तो मुझे इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी वो कैलकुलेट करने बैठ गए। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। कैसे कैलकुलेशन होगी, इसमें सबसे पहले जो डेट ऑफ कंप्लीशन है इसको कैंसिल करके इससे पहले वाली 31 मार्च लीजिए, यानी कि 31 मार्च 2021।
अगर ये कंस्ट्रक्शन किसी 31 मार्च को ही खत्म हो रही होती, मान लीजिए ये होती 31 मार्च 2022, तो भी इसको कैंसिल करके पहले वाली 31 मार्च ही ली जाएगी। ठीक है, ये एक सिंपल सा केस याद रखिएगा। दूसरा, तो ये डेट अब आपके लिए वैल्यू नहीं रखती, ये डेट वैल्यू रखती है यहां से लेकर, अरे अरे अरे, अरे हाँ, यहां से लेकर यहां तक, ये जो पीरियड है आपका, इसे कहा जाता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ओके, कि भाई कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई भी नहीं थी, आपका लोन चालू हो चुका था, और लोन आप चुका रहे थे तो किस्तें भी तो जाएंगी ना, सीधी सी बात है। तो सीधी सी बात है, यहां पर कंस्ट्रक्शन का क्या निकल कर आ गया, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इसको काउंट करो ये कितना है। तो सर मेरे हिसाब से 24 महीने तो उधर हो गए और 9 महीने इधर से, 30 महीने का समय आ रहा है, 30 मंथ्स का। 30 मंथ्स तक कंस्ट्रक्शन चलती रही, इंटरेस्ट पे होता रहा, कोई रेंटल इनकम इसकी नहीं आई। रेंटल इनकम नहीं, घर तो बन ही रहा है, रेंटल इनकम नहीं आई तो मतलब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम का जो कॉलम है, कैलकुलेशन है, वो हुई नहीं होगी। इस पीरियड के लिए आप निकाल लेंगे प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट वो कैसे निकलेगा सर, 20 लाख का आप निकालिए 8%, 8%, 30 महीने के लिए, 30 मंथ्स के लिए, 30/12। तो ये आपने कैलकुलेट किया, आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 8% 20 लाख, ये 160, तो ये हो गया 1,60,000, एंड इट इज मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो ये दोस्तों टोटल 4 लाख रुपए का आ रहा है, 4 लाख रुपीस का आ रहा है। ये 4 लाख रुपीस का वो इंटरेस्ट है जब घर कंप्लीट भी नहीं हुआ था, कंप्लीट भी नहीं हुआ है, रेंटल इनकम आनी भी शुरू नहीं हुई है, लेकिन जो ओनर है, जो असेसी है, वो 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट चुका है, बैंक को दे चुका है। तो जो ओनर है वो ये कहता है कि यार ऐसा है, सरकार को कहता है कि जी आप डिडक्शन देने की बात तो कर रहे हो, लेकिन अभी हाउस प्रॉपर्टी शुरू भी नहीं हुई, रेंटल इनकम आनी शुरू भी नहीं हुई, इंटरेस्ट जा रहा है, प्री पीरियड में मैंने इतना इंटरेस्ट चुका दिया, सरकार इसका कुछ तो करो। सरकार कहती है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में जितना भी इंटरेस्ट दिया होगा 4 लाख रुपीस इस केस के हिसाब से, हम उसकी डिडक्शन आपको देंगे। पर कैसे देंगे उसका एक तरीका है। वो तरीका क्या है कि ये इस ईयर, ये वाली इस डेट को तो कैंसिल कर दिया था, ये वाली डेट यानी कि 2021, ये कौन से ईयर में आएगी, 2021 में आएगी ये वाली डेट। इस ईयर में तो आपकी ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है ना, इससे आने वाले जो अगले 5 साल हैं, 21 22, 22 23, 23 24, 24 25 और 25 26, ये 5 साल, आप इन 5 साल में, आने वाले 5 साल में जब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करेंगे, तो इस 4 लाख रुपए की डिडक्शन क्लेम कर लेना इक्वल अमाउंट में 80,000 ईच एवरी ईयर। 4 लाख डिवाइडेड बाय 5, 80,000 ईच ईयर आप डिडक्शन क्लेम कर लेना। दैट्स इट। अब हमारा ईयर कौन सा है सर, हमारा ईयर है 22-23। यहां पर कोई भी रिस्पेक्टिव एनएवी आई होगी, मैं एज्यूम कर रहा हूं, मान लीजिए 5 लाख रुपए आई थी एनएवी, हमने उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दी, 1.5 लाख रुपए, 30% हो गया। अब मैं यहां पर इंटरेस्ट की डिडक्शन दे रहा हूं इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टेड होम में, बाकी सब में तो डायरेक्ट निकलेगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, वो कितना आपका 80,000 रुपए, 80,000 रुपीज। और पोस्ट की तो सिंपल होती है, पोस्ट में जस्ट आपको कुछ नहीं करना होता, जो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका 8% निकालो, 1,60,000 रुपए वो यहां पर आ गया, और टोटल 2,40,000 रुपए की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। क्लियर? तो याद रखिएगा ये प्री कंस्ट्रक्शन की 5 इंस्टॉलमेंट में मिलती है। मैं 22-23 की कैलकुलेशन कर रहा हूं, 22-23 जो है मेरे इन 5 के ऑप्शन में आ रहा है, मुझे डिडक्शन मिल जाएगी। अगर मान लीजिए ये 26-27 होता, 26-27, तो फिर नहीं मिलती, क्योंकि 5 साल की इंस्टॉलमेंट उसकी खत्म हो चुकी होगी। गॉट द पॉइंट? क्लियर? माइनस करके आप इसमें से हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, इसमें एज सच और परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, ये इस घर के 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट कैसे भाई, 50% लेट आउट था, 50% आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड था, तो 2,40,000 डिवाइड हो जाता दोनों घरों में इक्वल अमाउंट में, 120। ओके, डन।
दैट्स इट, ओके। दैट्स, ये डिडक्शन भी हमारी कंप्लीट हो गई। लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जो हमें याद रखना है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए। क्या? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए देखो, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में नेट एनुअल वैल्यू में, सेल्फ प्रॉपर्टी में नेट एनुअल वैल्यू 0 आती है, ओके। आपने यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन दी, कितने सर? वो तो 0 हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। और यहां पे इंटरेस्ट जो है वो आप माइनस करोगे घर का। अच्छा, इंटरेस्ट कितना? सर किसी ने घर बनाया 20 करोड़ रुपए में, खर्चा करा लोन पे उठाए थे 20 करोड़ रुपए, और 20 करोड़ रुपए के नाम पे यहाँ पे फिर इंटरेस्ट वो डिडक्शन क्लेम कर रहा है। मान लो 10% का रेट है या 8% का रेट है, तो वो कह रहा है जी 1,60,00,000 की मुझे डिडक्शन दो। तो उसकी इनकम जो है हाउस प्रॉपर्टी की वो नेगेटिव में आ जाएगी, 1,60,00,000 की, है ना। रेंटल इनकम कुछ थी नहीं, कमाए नहीं, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, खुद ही रहता है। कहता है जी मुझे डिडक्शन दो, और मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नेगेटिव में आ गई 1,60,00,000 की। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है कि अभी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा। हमें अपने लॉसेस को दूसरे हेड्स के साथ एडजस्ट करने का राइट होता है, और अगर वो दूसरे हेड्स के पॉजिटिव अमाउंट के साथ एडजस्ट नहीं हो पाए, क्लब नहीं हो पाए, तो उन्हें हम कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ओके, आने वाले साल तक। अब यहां पर फिर एक बहुत बड़ा लूप होल आ जाता है। ऐसे तो फिर हर कोई इतना बड़ा बड़ा अमाउंट नेगेटिव में दिखाएगा, और एक सेल्फ ऑक्यूपाइड घर से अपनी इनकम को, इनकम टैक्स को कम करने का लूप होल ढूंढ लेगा। तो गवर्नमेंट ने ना एक लिमिट बना रखी है, गवर्नमेंट ने एक लिमिट बनाई हुई है कि भले ही आपका अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, तो आप इंटरेस्ट की डिडक्शन एक्चुअल में आपने कुछ भी ट्राई करी हो, लोन कुछ भी ले रखा हो, जो भी रेट हो, हम अप टू द मैक्स ऑफ 2 लाख रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट की डिडक्शन अलाउड नहीं करेंगे, ठीक है। 2 लाख एक अपर लिमिट है, समझ आ गया। इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते हैं। अगर दोस्तों लोन 1999 के बाद का है, ठीक है, इसके बाद का लोन है, ओके, और ये लोन आपने परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, राइट, परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। ये कंस्ट्रक्शन, अगर कंस्ट्रक्शन है तो 5 साल में वो कंस्ट्रक्शन भी पूरी हुई है, और जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हो तो इंटरेस्ट का एक प्रॉपर सर्टिफिकेट भी जमा कराते हो, मतलब उसकी जो एनेक्स्चर है, उसकी जो एक फाइल है, वो प्रोवाइड कराते हो कि ये हमने ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो है वो पे करा है। तो ये लिमिट कितनी है? 2 लाख रुपए। मतलब लोन लिया है किसके लिए? परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन के लिए है तो 5 साल में कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हुई है, और सर्टिफिकेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप जमा कर रहे हो। तो ये लिमिट कितनी? 2 लाख रुपए। अदर केसेस में परचेज है, रिकंस्ट्रक्शन है, रिपेयर है, रिन्यूअल है, परचेज है या कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये दोनों कंडीशन क्वालिफाई नहीं हो रही, तो उसमें लिमिट है 30,000 रुपए। उसमें लिमिट है कितना? 30,000 रुपए। क्लियर? समझ आ गया? इससे ज्यादा का इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। हाँ, एक इंसान का, एक ही एसएससी का एक कंस्ट्रक्शन का लोन भी चल रहा है और एक रिपेयर का लोन भी चल रहा है, दोनों लोन चल रहे हैं, और प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो ऐसा नहीं है कि उसको अलग अलग 2 लाख और 30,000 की लिमिट मिलेगी, नहीं, ये ओवरऑल लिमिट 2 लाख रुपए है। मतलब ये बेसिकली एक असेसी की लिमिट है, ये प्रॉपर्टी की लिमिट नहीं है, लोन की लिमिट नहीं है। मतलब मान लो आपका एक घर है, आपके दो घर हैं, दोनों घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकते हैं, ठीक है, कंडीशन हमारी 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकते हैं। उन दोनों घरों में एक की इंटरेस्ट आया 1,60,000 रुपए, कितना? 1,60,000, और एक का आया मान लो 80,000 रुपए। तो सर 2 घर थे तो दोनों की लिमिट 2-2 लाख रुपए? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये दोनों की टोटल लिमिट, ये असेसी की लिमिट है, ये आप टोटल दोनों घरों में 240 की लिमिट क्लेम कर रहे हो, नहीं, कैंसिल, 2 लाख ही मिलेगी। ये असेसी की लिमिट है, ये बेसिकली आपका प्रॉपर्टी की लिमिट नहीं है। तो 2 लाख आपकी मर्जी है, आप 160 वाले में से क्लेम ज्यादा करना चाहो, कम करना चाहो, वो आपका राइट है, लेकिन 2 लाख ओवरऑल लिमिट से ज्यादा नहीं मिलेगी। क्लियर? तो ये हमने एक आउटलुक लिया कंप्लीटली इंटरेस्ट का। इसमें प्रैक्टिस ऑब्वियसली आपकी जरूरी है क्वेश्चंस की। इसके कोई और रिस्पेक्टिव डाउट अगर आपका आता है तो आप मुझे बताइए, क्वेश्चन मैंने एक दिया, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसके जो आपके छोटे मोटे हमारे सेक्शंस रह गए हैं उनकी तरफ जाते हैं। सबसे पहले
जो सेक्शन 25, 24, 25, 26 और 27, ये बड़ा ही सिंपल सा आपका सेक्शन है। रियलाइज्ड रेंट या फिर एरियर ऑफ रेंट अगर कुछ मिला है, भाई देखो सीधी सी बात, आपकी प्रॉपर्टी थी, आपकी प्रॉपर्टी में किराएदार आया, उसने कई सालों तक किराया नहीं दिया, आपने केस कर दिया, केस चलता रहा और बाद में अब आपको उसका रेंट रिसीव हो रहा है। अब उसको सर हम यहाँ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में कहाँ ऐड करेंगे? कहीं पर भी ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी ट्रीटमेंट अलग होगी, उसके लिए अलग छोटा सा कॉलम बना देना। उसमें जस्ट आपको क्या लिखना है, उसमें जस्ट आपको क्या लिखना है कि एरियर या रिकवरी, जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ, मान लीजिए 10,000 रुपए, दैट्स इट, उसमें से माइनस कर देना 30%, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम का मिलता है, 3,000 रुपए। ये 7,000 रुपए उस साल की जो हाउस प्रॉपर्टी की आपकी इनकम है उसमें ऐड हो जाएगी एंड में, बिल्कुल एंड में। जब आप प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने, उसके बाद जस्ट ऐड कर देना है एरियर ऑफ दी रेंट रिसीव्ड, एरियर ऑफ रेंट जो रिसीव्ड हुआ है आपका, या फिर रिकवरी ऑफ रेंट। 30% जो नॉर्मली स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है वो आप यहाँ पे माइनस करोगे, दैट्स इट। इसके अलावा इसमें और कुछ कंडीशन नहीं है, सीधी सी बात इतनी है कि 70% जो अमाउंट है वो आपका टैक्सेबल हो जाता है। ओके, अच्छा, इनकम आपकी अगर हाउस प्रॉपर्टी की है वो आउटसाइड इंडिया है, तो स्कोप, ये ऑलरेडी कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो, ये ऑलरेडी कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो, किसमें? स्कोप ऑफ इनकम में। बिल्कुल एग्जैक्टली, डॉलर में रेंट मिल रहा है तो कुछ नहीं, सिंपल वही कैलकुलेशन करो जी, डॉलर से रुपी का रेट मल्टीप्लाई करके जीएवी निकलेगी, म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा, इंटरेस्ट होगा, बिल्कुल, बशर्त बशर्त कि अगर आपका जो स्टेटस है उस असेसी का वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो वो टैक्सेबल होगा, तो वो टैक्सेबल होगा ही होगा। लेकिन अगर वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है और उस रेंट को वो इंडिया में रिसीव करता है तो टैक्सेबल होगा। एग्जैक्टली जो स्कोप ऑफ इनकम वाले चैप्टर में हमने कैलकुलेशन करनी सीखी थी, उसी के हिसाब से आप इसकी टैक्सेबिलिटी का रूल बनाएंगे, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं, सिंपल सी बात। को ओनरशिप आ गया, को ओनरशिप में हम पहले पढ़ चुके हैं, दोनों को बेनिफिट मिलेगा, दोनों को ओनर को बेनिफिट मिलेगा। क्या? को ओन्ड हाउस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है वो आपके और मेरे दोनों के नाम है और वो हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड है? सर वेरी सिंपल, एनुअल वैल्यू नील हो जानी है, ठीक है, और डिडक्शन वो 30 और 2 लाख के हिसाब से मिलेगी जो अभी हमने समझी। और 30 और 2 लाख की जो डिडक्शन है वो बटेगी नहीं हमारे बीच में, मेरे लिए सेपरेट 2 लाख की लिमिट रहेगी, आपके लिए सेपरेट 2 लाख की लिमिट रहेगी। तो इसलिए ये बड़ा ही अच्छा एक राय देने वाली बात होती है जब यूजुअली लोग प्रॉपर्टी खरीदते, घर खरीदते, हस्बैंड वाइफ प्रॉपर्टी खरीदते, तो बेटर है कि आप उस प्रॉपर्टी को 2 लोगों के नाम करो, क्योंकि अगर रहने के लिए इस्तेमाल हो रही है तो 2 लोगों को डबल डिडक्शन मिल जाती है। ये एक अच्छा एक टैक्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है, अगर किराए पर दी है, तो पहली बात तो ये है कि जिसके पास किराया आ रहा है, राइट, उसके हिसाब से टैक्सेबिलिटी होगी। और अगर किराया दोनों में डिवाइड हो रहा है, अपोर्शनेट हो रहा है, तो उसके हिसाब से टैक्स लग जाएगा, उस हिसाब से आपकी डिडक्शन, इंटरेस्ट वगैरह सब क्लेम होगी। ओके, बिल्कुल सिंपल सा केस, देखा जाए तो लॉजिकल है बिल्कुल। लिख सेक्शन ना भी होते तो भी समझ जाते, बट सेक्शन लिखना जरूरी है ताकि गवर्नमेंट को राइट मिले केसेस को स्टडी करने का। और डीम्ड ओनरशिप की दोस्तों जब हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी उस इंसान के नाम नहीं है जिसको रेंट रिसीव हो रहा है, किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दी गई है। मान लो मेरी प्रॉपर्टी थी, मेरी रेंटल इनकम मेरे नाम मेरे को रिसीव होती, लेकिन टैक्स ज्यादा बन रहा था, मेरी वाइफ की इनकम 0 थी, तो मैंने सोचा क्यों ना प्रॉपर्टी या रेंट जो है वो स्पाउस के नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि रेंट उसको रिसीव हो, मेरा टैक्स बच जाए और उस पर टैक्स कम लगेगा। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है अगर आप देखो कि ट्रांसफर कर दिया प्रॉपर्टी स्पाउस के नाम पे, ट्रांसफर कर दिया माइनर चाइल्ड के नाम पे, इस कंडीशन में गवर्नमेंट कहती है हम इस लॉ को नहीं मानेंगे, डीम्ड ओनर मैं ही माना जाऊंगा और मुझे ही उस इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ये हमारा सेक्शन 27 कहता है। इसमें बेसिकली जो एडिक्वेट कंसिडरेशन वाला ये वाला पॉइंट भी आएगा क्लबिंग वाले टॉपिक में, जब हम कंबाइंड मैनर में पढ़ेंगे तब इसको इन डिटेल करा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा बेसिकली जो कंटेंट है उस प्रॉपर्टी का वो मैंने आपको ओवरव्यू दिया। इससे कुछ क्वेरी या कोई डाउट आपका रेज होता है तो बताइए, फिर अगले वाले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं।